हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस एकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सीडीपी की क्लास, जो कि हमारी ये मनोविज्ञान की क्लास है। ये मनोविज्ञान की 16वीं क्लास, इससे पहले 16 क्लास हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक संवेग का रहने वाला है। आज हम यूपी टेट, रीट, एमपी टेट या एस टेट या फिर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक पोर्शन पूछा जाता है सीडीपी में संवेग का। यहां से आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यही आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और बहुत ही सरल लैंग्वेज में इसको कंप्लीट करेंगे। बस आप नोट्स बनाते रहिएगा और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, बात करेंगे हम संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, संवेग जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा है। जो इमोशन शब्द है वो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से इमोशन शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हलचल या फिर उथल पुथल। एक ही लाइन से आपके कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जो ये इमोवेयर शब्द है ये कौन सा भाषा है, तो आपसे पूछा जाएगा लैटिन भाषा है। आपका आंसर ये हो जाएगा। इमोशन कहां से निकला है, तो ये लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से निकला है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इमोवेयर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है हलचल या फिर उथल पुथल। ये तो हो गई बात, हमने कर लिया संवेग की कहां से इसका ये शब्द निकला हुआ है। अब देखिए, सबसे मेन चीज स्टार बना के नोट करिएगा कि संवेगों का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। ये अगर से आपसे पूछता है तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा कि जो चार्ल्स डार्विन महोदय थे, इन्होंने ही सबसे पहले संवेग का पहला अध्ययन किया। ठीक, संवेगों का पहला मनोवैज्ञानिक अध्ययन अगर किसी ने किया है तो वो चार्ल्स डार्विन का नाम यहाँ पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और अब हम कुछ संवेगों की विशेषताएं हैं जिसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें विशेषता जो हमारी है वो अनिश्चितता की है। अब देखिए, अनिश्चितता क्या होती है कि इसमें किसी चीज का कोई कंफर्म नहीं होता है, यानी समय को, जो संवेग होता है उसमें समय और मात्रा निश्चित नहीं होती है। कोई भी चीज इसमें निश्चित नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा कि हाँ इतनी ही मात्रा में संवेग होगा या फिर इस टाइम पे संवेग होगा। नहीं, इसमें समय का नहीं पता होता है। ये किसी भी समय आपके ऊपर संवेग हावी हो सकता है, और ये भी नहीं पता होता है कि थोड़ा संवेग आपके अंदर आएगा या फिर ज्यादा आएगा। ये सारे के सारे जो संवेग होते हैं वे अनिश्चित होते हैं, यानी इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है, ना ही इनकी कोई मात्रा होती है कि इतनी मात्रा में आपके ऊपर संवेग हावी होगा। तो ये तो बात हो गई पहली विशेषता की। दूसरी विशेषता इसमें व्यापकता। देखिए, जो संवेग है ना, संवेग के प्रभाव से कुछ समय बाद पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। यानी जो व्यापकता होती है, यानी जो संवेग होता है, अगर हमारे मस्तिष्क में संवेग आया तो धीरे धीरे करके वो हमारे हाथ पे, हमारे पैर पे वो पूरा का पूरा अपना नियंत्रण कर लेता है और हम अपनी नियंत्रण खो देते हैं। इसी को व्यापकता कहते हैं, जो कि संवेग की एक विशेषता है। अब बात करेंगे हम इसकी एक विशेषता अगली जो है वो परिवर्तनशील। इसमें क्या होता है कि संवेग हमेशा बदलता रहता है, यानी जो संवेग रहेगा वो 10 मिनट के बाद आपका बदलता रहेगा। हर 10 मिनट के बाद या फिर 5 मिनट के बाद किसी भी टाइम आपका वो चेंज होता रहेगा। कुल मिला के एक ही समय में एक ही संवेग होगा, वो दोबारा या फिर हो सकता है उससे ज्यादा संवेग हो जाए अगले टाइम पे, या फिर उससे कम हो जाए। यानी कुल मिला के जो हमारा संवेग है ये हमारा परिवर्तनशील है, यानी ये बदलता रहता है टाइम के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे शारीरिक परिवर्तन की। जो हमारा शारीरिक परिवर्तन है, संवेग हावी होने पर शरीर में परिवर्तन आते हैं। जैसे हमारा कोई ये इंसान है, देखिए ये कोई इंसान है, इसको संवेग अगर इसके ऊपर हावी हो गया तो क्या होता है कि इसके जो शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। किस प्रकार होते हैं? देखिए, अगर कोई इंसान है, उसको अगर कोई दुख वाला संवेग उसके ऊपर आया है तो उसके क्या होता है, आंख से आंसू निकलते हैं। क्या होता है? आंख से उसके आंसू निकलते हैं। या फिर वो खुशी में भी क्या करता है, कुछ लोगों के आंसू निकल आते हैं खुशी में भी। तो ये क्या हो गया कि जब भी उसके ऊपर संवेग हावी होगा उस इंसान के ऊपर, तो वहां पे उसका शरीर में जो होता है शारीरिक परिवर्तन होता है। जैसे आंसू बहना, हृदय की गति का तेज होना, ये भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है शारीरिक परिवर्तन का। शारीरिक परिवर्तन हमारा एक संवेग का विशेषता है, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। चलिए बात करते हैं विवेक शून्यता की। विवेक शून्यता क्या होता है? विवेक शून्यता का मतलब यह है कि संवेग हावी होने पर ही सही गलत या संभव का पता नहीं चलता है। ठीक, जब हमारे ऊपर संवेग हावी हो जाता है उस वक्त क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या फिर जो चीज़ हम कर रहे हैं वो संभव है या फिर नहीं संभव है। अगर इंसान के ऊपर हावी हो जाता है कोई चीज़, संवेग हावी हो जाता है, जिसको बोलते हैं तैश, तैश में आके इंसान कुछ भी काम कर जाता है, तो क्या होता है, उसकी विवेक शून्यता खत्म हो जाती है। यानी जो उसकी सोचने की क्षमता होती है वो शून्य हो जाती है।
उसकी खुद सोचने की जो क्षमता रहेगी वो शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाती है, वो अच्छे से सोच नहीं पाता है और डिसीजन अच्छे से नहीं अपना ले पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता की। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब यही है कि अगर दो इंसान हैं तो वो देखिए कोई भी दो इंसान के गुण आपस में मिलते नहीं है, उसी प्रकार जो इनका संवेग होता है, इन दोनों का जो संवेग रहेगा वो भी हमारा एक जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग रहता है। ठीक, इसका संवेग कुछ अलग प्रकार का रहेगा और इस वाले व्यक्ति का संवेग कुछ अलग प्रकार रहेगा। चलिए बात करते हैं हम स्थानांतरण की। इसमें एक पोर्शन पूछा जाता है स्थानांतरण, ये भी क्या है, ये विशेषता है संवेग की। अब देखिए स्थानांतरण में क्या होता है, कभी कभी संवेग अनुपयुक्त व्यक्ति पर प्रकट हो जाता है, यानी देखिए इसके एग्जाम्पल, स्थानांतरण मतलब होता है कि जो संवेग है एक इंसान से दूसरे इंसान पे परिवर्तन हो जाना। यानी अगर देखिए कोई बॉस है, ऑफिस का कोई बॉस है, अगर अपने वो एम्प्लॉय पे क्या होता है, वो गुस्सा करता है, डांटता है उसको, तो ये संवेग इसका है, ये अपने संवेग इसके ऊपर हावी हुआ, तो ये क्या हुआ, अपने बॉस, अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उसको डांटता है। अब ये बेचारा क्या कर सकता है, ये अपने बॉस को तो डांट नहीं सकता है, तो ये क्या करता है, ये घर पे आता है और इसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने बच्चों पे क्या करता है, ये अपना गुस्सा निकालता है। तो ये क्या हुआ कि स्थानांतरण हुआ, संवेग का स्थानांतरण हुआ, बॉस से जो स्थानांतरण हुआ वो एम्प्लॉय के ऊपर गया, और जो एम्प्लॉय है वो अभी अपने बॉस को तो डांट नहीं सकता है, तो इसका जो संवेग है वो किस प्रकार बाहर निकला, ये अपने बच्चों को ये डांटता है, उस प्रकार अपने संवेग को जो होता है वो कंट्रोल कर लेता है यहाँ पे। ठीक, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जैसे ऑफिस से डांट खाकर आए क्लर्क का बच्चों को डांटना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्थानांतरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मूल प्रवृत्ति से जन्म। मूल प्रवृत्ति, संवेगों का जन्म मूल प्रवृत्तियों से होता है, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा मैकड्यूगल मानते हैं। कौन मानते हैं, तो मैकड्यूगल मानते हैं। मूल प्रवृत्ति शब्द जहां कहीं पे आप देखेंगे तो मैकड्यूगल आपका आंसर वहां पे हो जाएगा। ठीक, ये सकारात्मक या नकारात्मक भी होते हैं जो संवेग या तो सुखद होंगे या फिर दुखद होंगे। ये जो हमारा संवेग है या तो हमें सुख देगा और या फिर हमें दुख देगा, इन्हीं दोनों चीज़ों में से हमारा ये संवेग हमें देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे संवेगों के सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा, एकदम स्टार बना के इसको नोट डाउन करिए। चलिए बात करेंगे संवेगों के सिद्धांत के बारे में। संवेगों के सिद्धांत उन धारणाओं को कहते हैं जो संवेग के आक्रमण या संवेग के जन्म लेने से जुड़ी हुई हैं। संवेग जिस प्रकार से जन्म लेता है उसी की बात करेंगे, उसी का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। हम कुछ प्रमुख सिद्धांत की बात करेंगे जो आगे हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसमें जो पहला हमारा सिद्धांत है, देखिए ये जेम्स लैंग का सिद्धांत। जेम्स लैंग का सिद्धांत इसको किसने दिया है, एक तो विलियम जेम्स हैं और एक लैंग महोदय हैं, इन्होंने मिलकर ये वाले सिद्धांत को दिया हुआ है संवेग के। चलिए बात करते हैं कि जेम्स लैंग सिद्धांत वाकई में होता क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार संवेगात्मक अनुभूति के पहले आता है। इसमें एक ही बात कही गई है कि व्यवहार जो हमारा है, ये विलियम जेम्स ने माना है कि व्यवहार जो हमारा है वे क्या होता है, पहले आता है। व्यवहार संवेगात्मक अनुभूति यानी जो हमारा संवेग होता है उससे पहले हमारा क्या आएगा, व्यवहार आएगा। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत में विलियम जेम्स ने क्या कहा है, तो ये क्या बोले हैं कि व्यवहार जो होता है वो संवेग से पहले आता है, ऐसा विलियम जेम्स ने बोला है। या फिर पूछा जा सकता है जेम्स लैंग सिद्धांत किसने दिया है, तो विलियम जेम्स ने और लैंग ने मिलकर इस सिद्धांत को दिया हुआ है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए हम कह सकते हैं कि खतरा देखना भी व्यवहार है और मस्तिष्क द्वारा खतरा समझना भी व्यवहार है। इसके बाद ही तो डर नामक संवेग का पता चलता है, अर्थात संवेग व्यवहार संवेग से पहले है, ऐसा विलियम जेम्स मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कैनन बार्ड के सिद्धांत के बारे में। कैनन बार्ड ये क्या है, देखिए संवेग की उत्पत्ति सिर्फ उद्दीपक पर निर्भर नहीं करता है बल्कि व्यक्ति की चेतना पर भी निर्भर करता है। जो कैनन बार्ड सिद्धांत है इसमें कहा गया है जो संवेग होती है उसकी जो उत्पत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ उद्दीपक पे ही नहीं निर्भर करती है, वो बल्कि व्यक्ति की चेतना पर भी निर्भर करती है कि वह अपनी चेतना में उद्दीपक का अर्थ समझ पाता है कि नहीं। अगर वो समझ ही नहीं पाएगा अपनी चेतना में कि सामने क्या हो रहा है तो उसके अंदर संवेग ही नहीं उत्पन्न होगा। जैसे देखिए इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखिए सांप को देखकर 18 साल वयस्क को डर लगता है पर 2 महीने के बच्चे में किसी प्रकार के संवेग का जन्म नहीं होता है क्योंकि बच्चे की चेतना में उद्दीपक रूपी सांप का डंक मारना शामिल नहीं है। देखिए कोई आदमी है, ये वयस्क है, ठीक, ये हमारा क्या है, ये 18 साल का है और इधर कोई बच्चा है, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 अभी महीने का है। अगर इसके सामने अगर सांप आता है, अगर ये इंसान इसको देखता है तो इसके अंदर डर लगेगा क्योंकि ये जानता है कि जो ये सांप है ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें काट सकता है और हमारी मृत्यु हो सकती है। ये इतनी चीजें जानता है। लेकिन यहीं पे अगर यही सांप इस 2 महीने के बच्चे के सामने आ जाएगा तो इस सांप के साथ ये बच्चा खेलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको नहीं पता है कि ये जहरीला है या फिर इसको ये नुकसान पहुंचा सकता है। ये चीज इसको बच्चे को नहीं पता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब तक हमारे मस्तिष्क में, हमारी चेतना में
हमारी चेतना में ये नहीं पता होगा कि ये सामने वाला चीज़ हमें किस प्रकार प्रभावित करेगा, तो हमारे अंदर संवेग नहीं प्रस्तुत होंगे। ठीक है, हमारे संवेग सामने आएंगे ही नहीं। ठीक, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम शक्टर सिंगर सिद्धांत की। एक और सिद्धांत की बात करते हैं, चलिए देखते हैं। इस सिद्धांत से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विकारक सिद्धांत किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा द्विकारक सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आपका शक्टर सिंगर सिद्धांत हो जाएगा। शक्टर सिंगर सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, देखिए, शारीरिक उत्तेजना एवं मानसिक समझ दोनों कारकों पर निर्भर होता है। ठीक, जो द्विकारक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो शारीरिक उत्तेजना हो गई और एक मानसिक समझ हो गई, इन दोनों कारकों पर ही निर्भर होता है जो हमारा संवेग होता है, जो हमारे संवेग का जन्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगर शारीरिक उत्तेजना है अगर शारीरिक उत्तेजना है और मानसिक समझ बेहतर होगा तो संवेग का तीव्र एवं स्पष्ट प्रकटीकरण होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ संवेगों के नियंत्रण करने की विधियां हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली विधि हमारी है, इसको हम कहते हैं विरेचना, या फिर इसका दूसरा नाम है रेचना, या फिर इसका तीसरा नाम है कार्थेसिस विधि इसको कहते हैं। इस विधि को किसने दिया है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा कि इस विधि को अरस्तु महोदय ने दिया है। चलिए देखते हैं। कृत्रिम तरीके जैसे नाटक, फिल्म आदि के द्वारा संवेग को सामान्य स्तर पर लाना, यानी कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसको कोई नाटक दिखा दिए, या फिर कोई जो कॉमेडी वाली मूवी होती है उसको अगर दिखा देते हैं तो क्या होता है, उसके संवेग चेंज हो जाते हैं और वो हंसने लगता है, वो खुश हो जाता है। इस प्रकार हम नाटक और फिल्म के द्वारा संवेग को सामान्य स्तर पर ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम मार्गांतरीकरण की। मार्गांतरीकरण मतलब होता है रिफ्लेक्शन, यानी वापिस आना, किसी चीज़ से मुड़ के वापिस आ जाना, इसको क्या कहते हैं, मार्गांतरीकरण कहते हैं, जो कि मार्ग अपना चेंज कर लेता है, बदल लेता है। और इसको किसने दिया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मार्गांतरीकरण को किसने दिया है, तो इसको फ्रायड महोदय ने दिया है। अब देखिए, किसी खतरनाक संवेग का मार्ग बदलकर उसी संवेग का जीवनदायी बनाना, इसी को मार्गांतरीकरण कहते हैं। जैसा कि आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्रोध में लोगों से लड़ने वाले व्यक्ति को मंत्री जी का बॉडीगार्ड बनाना। अब ये इंसान है, ये जब होता है जब लोगों से लड़ता ही रहता है, ठीक, जब होता है जब लोगों से लड़ता रहता है। अब इसी इंसान को हम एक जॉब दे देते थे कि आपको जो है मंत्री जी का बॉडीगार्ड बनना है। अब इसका ये जो संवेग हुआ, अब ये संवेग तो नहीं बदला, लेकिन इसके जो मार्गांतरीकरण है, काम करने का तरीका जो चेंज कर दिए, इसके वजह से हम इसको कंट्रोल कर ले गए। कैसे, क्योंकि ये जो होता है, ये बच्चा हो गया, अब ये जो है ये मंत्री जी का बॉडीगार्ड बन गया। अब मंत्री जी के ऊपर जो भी हमला करेगा या फिर जो भी उसको नुकसान पहुंचाएगा मंत्री को, ये बच्चा उससे लड़ाई करेगा। तो क्या हुआ, उसके जो संवेग है उसका हम तरीका बदल दिए, उसका मार्ग बदल दिए, इसी को मार्गांतरीकरण कहते हैं, जिसको फ्रायड महोदय ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम दमन की। दमन को भी किसने दिया है, तो दमन को भी फ्रायड महोदय ने दिया है। चलिए, किसी खतरनाक संवेग को जड़ उखाड़ फेंकना, इसको दमन कहते हैं। यानी दमन में क्या होता है, किसी भी खतरनाक संवेग को जड़ से उखाड़ फेंक देना, इसी को दमन कहते हैं। और ये किसने कहा, ये फ्रायड महोदय ने कहा। जैसे देखिए, भारत में बलात्कार करने वाले लोगों को कामवासना पर नियंत्रण करने के लिए बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा देनी चाहिए। ठीक, अगर उसके जहन में ये क्या नाम है, जैसे इंडिया में होता है कि फांसी जल्दी नहीं होता है, तो इंडिया में अगर ये चीज़ लागू कर दिया गया कि जो भी इंसान बलात्कार करता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, तो फांसी के डर से क्या होगा, उसका दमन हो जाएगा और वो उसके अंदर वो वाले संवेग खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार इसको कंट्रोल करने की एक विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शोधन या फिर उदात्तीकरण क्या होता है। इस वाले विधि को भी किसने दिया, इस वाले विधि को फ्रायड महोदय ने दिया है। जैसे देखिए, किसी खतरनाक संवेग को प्रत्यक्ष ना प्रकट करके परोक्ष रूप से प्रकट करना, इसी को उदात्तीकरण कहा है, किसने, फ्रायड महोदय ने। चलिए हम अगली विधि की बात करेंगे। ये हमारी जो विधि है इसको प्रत्यागमन की विधि कहते हैं, या फिर इसको फ्रायड ने दिया है, इस चीज को आप नोट डाउन करिएगा। देखिए, उम्र के विपरीत व्यवहार करना, अपनी संवेग को सामान्य स्तर पर लाना, इसी को प्रत्यागमन बोला है, किसने, फ्रायड महोदय ने बोला। जैसे देखिए, एक वयस्क आदमी है, वो फूट फूट कर रोकर अपने दुख प्रकट करना, यानी जो कोई बड़ा आदमी है, ठीक, ये कम से कम होगा 25 साल का, तो ये देखिए छोटे बच्चों की तरह ये रो रो के अपने संवेग को क्या होता है, प्रस्तुत करता है और ये अपना दुख प्रकट करता है। इसी को क्या कहते हैं, इसको प्रत्यागमन बोलते हैं, फ्रायड महोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आखिरी की, अध्यवसाय विधि किसे कहते हैं, जिसको हार्ड वर्क मेथड बोला जाता है। इसको हार्ड वर्क मेथड बोला जाता है। इस विधि में खतरनाक संवेग के शिकार व्यक्ति को इतनी ज्यादा मेहनत के लिए कहा जाता है कि संवेग की उम्र परिस्थिति को अनुभव ही नहीं कर पाता है। यानी इसमें क्या होता है कि किसी इंसान के ऊपर ज्यादा संवेग अगर
उसके ऊपर हावी है, तो क्या करते हैं, उसको हार्ड वर्क कराते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए कहा जाता है और बहुत देर तक उसको मेहनत के लिए कहा जाता है। तो मेहनत करता है तो क्या होता है, फिर थका आ रहा आता है, फिर सो जाता है और फिर अपने जो संवेग होता है उसको वो कंट्रोल करता है और अपने उस संवेग के बारे में उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, उसको इतना ज़्यादा काम दे दिया जाता है। इसी को हार्ड वर्क मेथड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। नोट डाउन करिएगा इसको कि संवेग की विभाजन की बात हम करने जा रहे हैं। संवेग की विभाजन क्या है, तो सबसे पहले नाम हमारा आता है वाटसन महोदय का। वाटसन ने संवेग को 3 भागों में बांटा है, ठीक। यानी वाटसन ने एक छोटे बच्चे का अध्ययन करते हैं जिसका नाम अल्बर्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि संवेग के बारे में वाटसन ने किस बच्चे पर अध्ययन किया, तो एक छोटे बच्चे पर अध्ययन किया जिसका नाम अल्बर्ट था। ये आपका क्वेश्चन में आया हुआ है और आ भी सकता है, ठीक। तो इन्होंने, जो वाटसन थे, ये अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे पर अध्ययन करते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक शिशु में 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? क्रोध पाए जाते हैं, भय पाए जाते हैं, वह स्नेह पाया जाता है। क्रोध, भय, स्नेह, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। 2 चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक तो अल्बर्ट वाला और एक कौन कौन से संवेग है, 3 संवेग है, कौन कौन से? क्रोध, भय एवं स्नेह। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसकी वजह से इसको स्टार बना के नोट डाउन करिएगा और अपने नोट्स में इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोफेसर ब्रजेश का विभाजन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बात हम जब करेंगे, देखिए प्रोफेसर ब्रजेश का विभाजन क्या है। इन्होंने कहा है कि एक शिशु में 24 महीने के अंदर अंदर सारे संवेग आ जाते हैं। जो 24 महीने के अंदर अंदर, यानी 2 साल का जब बच्चा होगा तो उसके अंदर सारे संवेग आ जाते हैं, ऐसा प्रोफेसर ब्रजेश मानते हैं, ठीक। इसके जो 24 महीने में संवेग आते हैं, किस प्रकार आते हैं, कौन से महीने में कौन सा संवेग आता है, इसकी बात हम आगे वाली स्लाइड में करेंगे। देखिए एक तरफ हमने लिखा है उम्र और एक तरफ हमने लिखा है संवेग। देखिए जन्म के समय जो उम्र होती है उसमें उत्तेजना नामक एक संवेग उत्पन्न होता है बच्चों में। फिर जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो उसमें कष्ट एवं आनंद का संवेग उत्पन्न होता है। फिर जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसमें क्रोध, भय एवं घृणा की होता है। ये इस प्रकार के संवेग इसके बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वो 12 महीने पे जाता है तो उसमें स्नेह व उल्लास की आ जाती है। उसके बाद जब 18 महीने का हो जाता है बच्चा तो उसमें ईर्ष्या नामक संवेग जन्म लेती है। और जब लास्ट में 24 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें हर्ष नामक संवेग उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों, कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ पे और इसके बाद एक प्रमुख बिंदु है, उसके बाद हम आपकी वीडियोस को खत्म करते हैं। देखिए परिभाषाएं जो हैं, देखिए जो उडवर्थ हमारा है, उडवर्थ का परिभाषा क्या है कि संवेग व्यक्तित्व की उत्तेजित दशा है। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए उडवर्थ को उत्तेजित दशा से जोड़िए। उत्तेजित दशा जहां कहीं भी रहेगा आप उडवर्थ लगाएंगे। इस प्रकार ऐसे परिभाषाएं याद करिए, क्योंकि पूरी परिभाषाएं किसी को नहीं याद होती है। बस जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक के माध्यम से एक एक शब्द को आप पकड़िए। ऐसे अगर आप याद करेंगे तो एग्जाम में आपका वो सही हो जाएगा, ठीक। बाकी याद तो आपका नहीं होगा। जो वैलेंटाइन होता है, कुछ लोगों को याद भी हो जाता है, सबकी बात मैं नहीं कर रहा। जो वैलेंटाइन है, इन्होंने क्या कहा है, जब रागात्मक तत्व बढ़ जाता है तो संवेग का जन्म होता है। रागात्मक तत्व मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। जो हमारी फीलिंग्स बढ़ती है तब हमें क्या होता है, संवेग हमारा जन्म लेता है, ऐसा वैलेंटाइन मानते हैं। तो मैंने ये बताया कि जो उत्तेजित दशा है इसको उडवर्थ के साथ जोड़ दो, वैलेंटाइन के साथ रागात्मक तत्व को जोड़ दो, जो वैलेंटाइन है इसको फीलिंग्स के साथ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे पहचान सकते हैं कि हमें रागात्मक तत्व कहीं पे आएगा तो वैलेंटाइन ने दिया है। फिर रॉस कहते हैं संवेग चेतना का वह पहलू जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान है। इन दोनों डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है इन दोनों में, इसलिए थोड़ा सा और कुछ वर्ड को आप पकड़ लीजिएगा, ठीक। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। और जर्सीड क्या बोलते हैं, देखिए किसी प्रकार से आवेश में आने पर उत्तेजित हो जाना या भड़क जाने को संवेग कहते हैं, ठीक। यानी इस आवेश शब्द को हम क्या कर सकते हैं, जर्सीड से जोड़ के हम इस चीज को याद कर सकते हैं। पीटी यंग की बात करेंगे तो संवेग एक व्यक्ति में मनोशारीरिक कारणों से पैदा हुआ उपद्रव है। ये पीटी यंग इस चीज को मानते हैं। फिर मैकडूगल मानते हैं। मैकडूगल कहीं पे देखेंगे तो जहां तक है इनके सिद्धांत में मूल प्रत्यय शब्द जरूर आएगी। तो संवेग मूल प्रत्यय केंद्रीय, अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है, ऐसा मैकडूगल मानते हैं। तो मूल प्रत्यय जहां पे दिखेगी आपका मैकडूगल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मूल प्रत्यय के 14 सिद्धांत दिए हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब कुछ खास बिंदु हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, फिर इसके बाद हम अपनी वीडियोस को यहीं पे खत्म करेंगे। देखिए पुरुषों के क्रोध और महिलाओं में बाकी अन्य संवेग तीव्र होते हैं। यानी जो पुरुष होता है, पुरुष में क्या होगा, क्रोध होगा, और क्रोध जो होता है सबसे ज्यादा होगा। उसके साथ साथ जो महिलाएं होंगी, महिलाओं में अन्य जितने भी संवेग होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और पुरुषों में सिर्फ और सिर्फ क्रोध ज्यादा होता है, ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए संवेग का शारीरिक, मानसिक एवं क्रियात्मक पक्ष है, ऐसा मैकडूगल मानते हैं। फिर भारतीय परंपरा में दुख सुख ही मुख्य संवेग है। जो भारतीय परंपरा है यहाँ पे या तो फिर सुख आपको देखने को मिलेगा या फिर आपको दुख देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये 2 प्रकार के हमारे संवेग हैं जो कि भारतीय परंपरा में सबसे एक मुख्य संवेग के रूप में माने जाते हैं। इन्हीं दोनों से बाकी के संवेगों का जन्म होता है। सुख से और दुख से, दुख नामक संवेग से बाकी के संवेग का जन्म होता है।
चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहीं पे वीडियोस हमारी खत्म हो रही है। अगर आपको सेशन पसंद आया है या वीडियोस पसंद आई है, आपको लगता है कि वाकई में सही है कुछ, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को कि यहाँ पे डेली की आपको क्लास देखने को मिलेगी, यूपी टेट, रीट या फिर एमपी टेट या स्टेट की। इसी के साथ मैं बताऊं कि अगर आप कहीं पे भी कोचिंग लेने जा रहे हैं तो वहाँ से 5 से 6 हज़ार रुपये आपको पे करना होता है। लेकिन हमारे इस चैनल पे क्या है, फ्री में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जा रही है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप उसको देख सकते हैं। और हमारे देखिए 5,000 से 6,000 देने से अच्छा है कि आप फ्री में हमारी इस क्लास को देखिए, यहाँ से अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से आप उसको पढ़ाई कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। आपका 130 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाने वाला है अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं और सारी की सारी जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे आप चलते हैं, कायम रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे इस चैनल पे ईवीएस की, सीडीपी की, हिंदी की, ये सारी की सारी क्लास चल रही है। और इसके साथ साथ इसका क्या हो रहा है, इसका शाम को 7 बजे इसका क्या हो रहा है, प्रैक्टिस भी हम लोग डेली लेके आ रहे हैं। ठीक, इसका प्रैक्टिस भी डेली आ रहा है। आज आप शाम को 7 बजे आ सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आप कितने क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि कहाँ पे कमी है या फिर किस प्रकार की आपको वीडियोस चाहिए। जो बच्चे नए हैं वो यानिस अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बाकी लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक दोस्तों अपनी अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।